वेलकम स्टूडेंट्स। अलाइव है ना। वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा यहाँ संचालित हो रही है और यहाँ पर आपका आज का सेशन है विधानसभा की शक्तियाँ एवं कार्य हम पढ़ रहे थे। इसमें कुछ जो इसका सभा से संबंधित जो शब्दावलियाँ होंगी वो आपको पीपीटी के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद न्यायपालिका में हम वो चलेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए, थोड़ा क्लास अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है, शुरुआत की। लास्ट क्या बताया था मैंने आपके? लास्ट लाइन लिखिए, आर्ट उसमें लिखिए। आर्टिकल विधानसभा के सदस्यों के हड़ताल में पॉइंट 1 लिखिए। आर्टिकल 170 हो गया है टोटल। तो ये हेडिंग लगाइए, विधानसभा के शक्तियाँ एवं कार्य। ये भी करा चुके हैं। लिखिए, इसमें इसमें लिखिए, लिखो राज्य सूची से संबंधित विषयों पर। पॉइंट 1 में लिखना है, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। विधानसभा को प्राप्त है। विधानसभा को प्राप्त है। इसके साथ ही, इसके साथ ही वह समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर भी, इसके साथ ही वह समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर भी कानून बना सकती है। संबंधित विषयों पर भी कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। परंतु परंतु टकराव की स्थिति में, परंतु टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाए कानून को प्राथमिकता मिलती है। परंतु टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाए कानूनों को प्राथमिकता मिलती है। परंतु टकरावों की स्थिति में संसद द्वारा बनाए कानूनों को प्राथमिकता मिलती है। संसद द्वारा बनाए कानूनों को प्राथमिकता मिलती है। विषय ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि राज्य सूची के विषय पर जितने क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में सीधे राज्य सूची और केंद्र सूची के विषय से ही पूछा गया है। कितना विषय है केंद्र सूची में अभी? मतलब पहले 97 था, अब 100 हो गया। 100 होने का कारण जीएसटी। ठीक है, चलो। और राज्य सूची का विषय कितना था पहले? 61 था। नहीं, 66 था। कितना हो गया है? 61। 5 क्यों घटा है? जीएसटी के कारण। और जो कंकरेंट लिस्ट है समवर्ती सूची में कितना है? 47 था, बढ़ा दिया गया है, उसको 52 कर दिया गया है। तो लिस्ट तो लिखवाएंगे। इस लिस्ट में समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों क्या बना सकती है? कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कोई ऐसा विषय है जिसमें दोनों में क्लैश हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो इसमें संसद के कानूनों को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता उसको मिलता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए वर्तमान समय में, वर्तमान समय में राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है। वर्तमान समय में राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या, राज्य सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है, जबकि मूल संविधान में इसकी संख्या 66 थी। जबकि मूल संविधान में इसकी संख्या 66 थी। जबकि मूल संविधान में इसकी संख्या 66 थी। वर्तमान समय में राज्य सूची से संबंधित विषयों की संख्या 61 है, जबकि मूल संविधान में इसके विषयों की संख्या 66 थी। यही लिखवाया मैंने। आगे लिखिए, इसी में लिखवा लीजिए। इसमें लिखना है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में मूल रूप में 47 विषय थे। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47, समवर्ती सूची में मूल रूप में 47 विषय थे। जबकि वर्तमान में समवर्ती सूची में मूल रूप में 47 विषय थे, जबकि वर्तमान समय में इसकी संख्या, वर्तमान समय में इसकी संख्या 52 हो गई है।
वर्तमान समय में इसकी संख्या 52 हो गई। सबका स्वागत है, कुमारी आभा, रंजन, सुनीता, प्रियंका, स्वागत है। चलिए, वर्तमान समय में इसकी संख्या 52 हो गई है। अब क्वेश्चन सीधे आता है निम्नलिखित में से, सीधे प्रश्न आएगा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है। जैसे ही वर्तमान संदर्भ में पूछेगा तो याद रखना है अभी का, और मूल रूप से पूछेगा तो याद रखना है जो कि संविधान में पहले से प्रावधानित किया गया था। आगे लिखिए नेक्स्ट। सर तो बहुत जल्दी चला है। नहीं सर नहीं, दूसरा कोई है। अच्छा, रजनीश सर है। ठीक, आगे लिखिए। लिखिएगा, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका है, वहां पर राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित, वहां पर राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित कोई भी विधेयक राज्य अथवा समवर्ती सूची से संबंधित कोई भी विधेयक विधान परिषद से होकर ही, कोई भी विधेयक संबंधित कोई भी विधेयक विधान परिषद से होकर ही राज्यपाल के पास जाती है। विधान परिषद से होकर ही राज्यपाल के पास जाती है। ठीक है, लिखिए, अगला पॉइंट, इन विषयों से संबंधित, जो स्लो लिखता है उसको तो हम रेलगाड़ी बना देंगे। सबसे फास्ट रेलगाड़ी कौन है अभी भारत का? ना वंदे भारत, शताब्दी तो कभी निकल गया। सबसे लंबा दूरी तो विवेक एक्सप्रेस हो गया है, और बीच में गतिमान आया था, गतिमान को ही पीछे कर दिया है वंदे भारत। ठीक, आगे लिखो, क्या लिखो है लास्ट में? फिर से बोलिएगा, फिर से क्या लिखा है? इन संबंधित विधेयक अगर, इन विषयों से संबंधित विधेयक अगर विधान परिषद के द्वारा रोक दिया जाए, इन विषयों से संबंधित विधेयक अगर विधान परिषद के द्वारा रोक दिया जाए, विधान परिषद के द्वारा रोक दिया जाए या 3 माह तक, ये याद रखना, 3 माह पूछता है, 3 माह तक विधान परिषद द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाए, 3 माह तक विधान परिषद द्वारा कोई कार्यवाही न की जाए, 3 माह तक विधान परिषद द्वारा कोई कार्यवाही न की जाए, अथवा संशोधन करके विधानसभा को लौटा दिया जाए, अथवा संशोधन करके विधानसभा को लौटा दिया जाए, अथवा संशोधन करके विधानसभा को लौटा दिया जाए, एवं उसे मंजूर न हो, एवं उसे मंजूर न हो, एवं उसे मंजूर न हो, तो विधानसभा विधेयक को दोबारा प्रस्तावित करती है, तो विधानसभा विधेयक को दोबारा पारित करती है, तो विधानसभा विधेयक को दोबारा पारित करती है। दोबारा पारित करती है। इसके उपरांत भी अगर, इसको पूरा हम स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं ताकि याद हो जाए, इसके उपरांत भी अगर विधान परिषद इसके उपरांत भी अगर विधान परिषद दोबारा पारित विधेयक पर 1 माह तक, पहले क्या था 3 माह था, अब क्या आ जाएगा 1 माह, 1 माह तक कोई कार्यवाही न करे, 1 माह तक कोई कार्यवाही न करे, या रद्द कर दे,
या पुनः संशोधित कर दे। 1 माह तक कोई कार्यवाही न करे, या रद्द कर दे, या पुनः संशोधित कर दे। पुनः संशोधित कर दे, पुनः संशोधित कर दे, तब विधानसभा को भेजे, तब विधानसभा को भेजे, तब विधानसभा को भेजे। इस स्थिति में विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। इस स्थिति में विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। इस स्थिति में विधेयक को इस स्थिति में विधेयक को दोनों सदनों में पारित दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य सूची से और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अधिकतम कितने दिन तक विधान परिषद रोक सकता है? 4 माह। 3 माह पहले बार और 1 माह संशोधन के बाद। मतलब अधिकतम पूछा जाए तो कितना माह? 4 माह तक किसी विधेयक को डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब ये पावर किसके पास है? विधान परिषद के पास। याद रहेगा। तो अगर हम प्रश्न पूछे कि राज्य सूची या समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर विधानसभा के पास उस विधेयक को रोकने की शक्ति अधिकतम कितनी है? 4 माह। और संशोधन करके रोकने की शक्ति अधिकतम 1 माह। तो पहली बार जब सदन में भेजा जाएगा तो कितना माह रोक सकता है? 3 माह। उसके बाद या तो संशोधन करके या कुछ भी करके भेजेगा विधानसभा में तो क्या हो जाएगा? 1 माह रोकेगा। 1 माह के बाद पारित हो जाएगा। याद रहेगा। आगे अगला पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। अब क्या बताएं, इसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यपाल। लिखो, राज्यपाल के द्वारा अंतिम रूप से इसे स्वीकृत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा अंतिम रूप से इसे स्वीकृति दी जाती है। राज्यपाल के द्वारा अंतिम रूप से इसे स्वीकृति दी जाती है। राज्यपाल के द्वारा अंतिम रूप से इसे स्वीकृति दी जाती है, अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाता है। अब वो नहीं लिखवाएंगे, वो लिखवा चुके हैं। अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाता है, विचार के लिए। राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाता है। अब राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? ये राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ कितने आर्टिकल्स रखेंगे? 200 से। और राष्ट्रपति जवाब कैसे देगा? 201। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? स्वीकृति दे देगा। और किसको भेज देगा? राज्यपाल को कहेगा देख लेना। राज्यपाल क्या करेगा? पास कर देगा। या राज्यपाल दोबारा सदन को भेजेगा, दोबारा संशोधन आके किसके पास आएगा? राज्यपाल के पास। फिर कहाँ भेज देगा? तो राष्ट्रपति क्या है? सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन संसद के मामले में क्या है? बाध्य है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें से किया गया है। 44वें से क्या किया गया है? 42वें में तो कहा गया था कुछ शक्ति ही नहीं है, लेकिन 44वें में कहा गया कि 44वें में क्या कहा गया था बताओ? 42वें में कहा गया था कि शक्ति ही नहीं है। 44वें में क्या कहा गया था? मतलब साइन करने के लिए बाध्य हैं। एक बार वो लौटा सकते हैं। तो याद रखना, 44वें संविधान संशोधन में कहा गया राष्ट्रपति को कि क्योंकि महामहिम का पोस्ट है तो बोला कि एक बार क्या करते हैं? सदन को लौटा सकते हैं। वो स्वीकृति दे, संशोधन करे, न संशोधन करे, दोबारा भेजेगा तो साइन करने के लिए क्या है? ये बाध्य है। 42वें में कहा गया था कि एक को बार लौटाना नहीं है, जो भेजा गया साइन कर दो। इंदिरा गांधी के समय कौन थी राष्ट्रपति? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, सेकेंड कार्यकाल में क्या हुआ था? उनका असाइनेशन सेकेंड में ही हुआ है ना। तो फखरुद्दीन अली थे, तो मोहम्मद फखरुद्दीन अली ने क्या किया था? उनको क्या माना था? इंदिरा गांधी जो बोलती थी आंख बंद को साइन कर लेते थे। यही सेम स्थिति था ज्ञानी जैल सिंह का। इंदिरा गांधी जो कहती थी वो आंख बंद के कर लेते थे। तो संसद को लग गया था कि जब तक राष्ट्रपति को, या तो बोला गया था इसी में तो रबर स्टाम्प कहते हो ना, तो राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प या राज्यपाल को रबर स्टाम्प का जो संदर्भ आता है उसमें इन राष्ट्रपतियों की चर्चा होती है, उसमें लिखना पड़ता है। अब लिखने का कारण क्या है कि उस वक्त जितना जो संसद में अगर कोई भी प्रधानमंत्री लोकसभा से है और पूर्ण बहुमत से अगर आ गया है, जैसे राजीव गांधी थे 400 पार, तो पूर्ण बहुमत से अगर कोई प्रधानमंत्री आया संपूर्ण मेजोरिटी से, तो उसका पावर बहुत अधिक हो जाता है। राष्ट्रपति का पावर वहां पर कठपुतली के बराबर है, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे गठबंधन का सरकार रहेगा, चोर चोर मौसेरा भाई, उस वक्त राष्ट्रपति क्या करेंगे? पावरफुल आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास विवेकाधीन शक्ति बढ़ जाएगा। वो ऑलरेडी जानते हैं कि सब फिर लड़ेगा,
तो पावर अपने यूज करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पारित पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसी में लिख लीजिए, विधानसभा की स्वीकृति से ही, इसी में लिखना है, विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई नया कर लगा सकती है या हटा सकती है। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्यपाल कोई नया कर लगा सकती है या हटा सकती है। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्यपाल कोई नया कर लगा सकता है। राज्यपाल, वही राज्य सरकार, राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार कोई नया कर लगा सकता है या हटा सकता है। ठीक है। धन विधेयक के मामले में केंद्र में जो पावर है सो राज्य में। धन विधेयक को विधान परिषद कितने समय तक रोक पाएगी? 14 दिन तक। तो लिखवाना है कि छोड़ दें? आगे लिखिए नेक्स्ट। अब जो टर्म है वो हम करा देंगे, ठीक है। अब लिख लीजिए गणपूर्ति, यहां से पूछा आता है। कोरम के बारे में लिखिए, हेडिंग लगाइए गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है? कोरम। कोरम क्या है लिखिए इस पे। इसका उपबंध आर्टिकल 189 में, इसका उपबंध आर्टिकल 189 में, इसका उपबंध आर्टिकल 189 में किया गया है। 189 यहाँ लिख दिए है। ऐसे 189 3 है, लेकिन 3 छोड़ दो, इतना विशेष नहीं लिखा, सीधे 189 लिखो। 189 में किया गया है। इसके अनुसार, इसके अनुसार 189 में किया गया है। इसके अनुसार, इसके अनुसार सदन को चलाने हेतु, इसके अनुसार सदन को चलाने हेतु कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, सदन को चलाने हेतु कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, सदन को चलाने हेतु कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना अनिवार्य होता है। होना अनिवार्य होता है, अन्यथा सदन को स्थगित किया जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना अनिवार्य होता है, अथवा सदन को स्थगित, निलंबित, जो लिखना है लिख सकते हो, स्थगित या निलंबित किया जाएगा, किया जाएगा। देखो इसी में आर्टिकल 194, आर्टिकल 194 1A, आर्टिकल 194 1A के तहत, आर्टिकल 194 1A के तहत विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 194 1A के तहत विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार, विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार वर्णित किया गया है, वर्णित किया गया है, वर्णित किया गया है। विशेषाधिकार क्या है? सदन में कुछ भी बोल सकता है, उठापटक, लाठीचार्ज सब हो सकता है सदन में, ठीक है। गाली गलौज सब जनरली यही होता है, रियल मामले में तो सदन में यही सब चलता ही है। तो सदन को क्या किया गया है? सिविल कार्यवाही से और फौजदारी कानून और सिविल कानून, मतलब दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों से क्या किया गया है? सुरक्षा प्रदान किया गया है। विधानमंडल के अंदर कोई अगर व्यक्ति है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वह कुछ भी बयान देता है। यही कारण है कि विधानमंडल के अंदर सांसद या विधायक क्या करते हैं? कुछ भी बोलते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं? बाहर आके क्या कहते हैं? जब पूछता है मीडिया कि आप ऐसा बोल रहे थे, तो तुरंत इनकार जाएंगे, कहेंगे ना हम ऐसा कहाँ बोल रहे थे, मेरा मतलब ही नहीं था। आइए, तो मिल्क से आप लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। घर से लाए हैं क्या? अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक। मन से नहीं दिए हो, मंत्र तो नहीं ना मारे हो? आगे लिखिए, विधानमंडल, विधानमंडल की निधियां, हाँ, विधानमंडल की निधियां, निधियां मतलब
संपत्ति, पैसा, ठीक है। विधानमंडल की निधियां, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो नौ निधि मतलब संपत्ति, अष्ट सिद्धि मतलब 8 गो सिद्धि, हनुमान जी से लेना है। लिखिए, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, इसका प्रावधान आर्टिकल 266 में किया गया है। इसका प्रावधान आर्टिकल 266 में किया गया है, 266। इसका प्रावधान आर्टिकल 266 266 में किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार के इसके तहत राज्य सरकार को इसके तहत राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला संपूर्ण राजस्व इसके तहत राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला संपूर्ण राजस्व, कौमा, ऋण अदायगी ऋण अदायगी ऋण अदायगी ऋण मतलब लोन, उधार, ठीक है। ऋण अदायगी तथा तथा राज्य को प्राप्त होने वाला इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्याज। लिख लो, राज्य को प्राप्त होने वाला ब्याज शामिल है। राज्य को प्राप्त होने वाला ब्याज शामिल है। राज्य को प्राप्त होने वाला ब्याज शामिल है। इसी में लिखिएगा, विनियोग विधेयक के माध्यम से विनियोग विधेयक के माध्यम से इसी में लिखना है आपको, विनियोग विधेयक के माध्यम से ऑब्लिक अनुपूरक अनुदान अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करके अनुपूरक अनुदान संबंधित अधिनियम पारित करके राज्य सरकार द्वारा धन निकाला जाता है। राज्य सरकार द्वारा धन निकाला जाता है। नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, आर्टिकल 266 नोट में लिखना है। आर्टिकल 266 नोट में लिखिए, आर्टिकल 266 तथा आर्टिकल 267 आर्टिकल 266 तथा आर्टिकल 267 दोनों के अंतर्गत क्रमशः संचित निधि, क्रमशः मतलब क्रम में, क्रमशः संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। क्रमशः संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। आकस्मिकता निधि, ये नाम हो जाएगा, निधि का प्रावधान है, ठीक है। अब देखो, संचित निधि में क्या होता है, जनरली जो केंद्र सरकार का मैंने पढ़ाया था सेम वहां है। और आकस्मिकता निधि का प्रयोग क्यों किया गया? मान लो कि विधानमंडल सदन में नहीं चल रहा है, कुछ विशेष पैसे की जरूरत है, तो क्या करेंगे? आर्टिकल 267 के तहत राज्यपाल क्या करेंगे? कुछ धन दे देंगे, अनुमति दे देंगे कि कुछ धन निकालो, और जब तुम बजट पास करोगे तो फिर वो धन क्या कर दोगे? संचित निधि में जमा कर दोगे। तो प्रक्रिया हम बता चुके हैं केंद्र सरकार में, इसमें ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। आगे लिखिए, महाधिवक्ता, अगला पॉइंट, महाधिवक्ता खत्म ही हो जाएगा, लास्ट ही है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, लिख दें, राज्य का महाधिवक्ता। अधिवक्ता होते हैं ना, अधिवक्ता के ही महान आदमी है, महान अधिवक्ता है। महाधिवक्ता, स्टेट क्या है?
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब लिखिए इस, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, संविधान के संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 177 177 तथा 177 तथा 194 मैं समझा दूंगा, 177 तथा 194 ऐसा लिखिएगा, 177 तथा 194 में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकारों का वर्णन है। 177 तथा 194 में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकारों का वर्णन है। ऐसे महाधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा है? 176 है, 176 है ना। देखिए 177 194 में इसका क्या है, अधिकार है। लिखो अगला पॉइंट लिखो, आर्टिकल 176 के तहत आर्टिकल 176 के तहत महाधिवक्ता महाधिवक्ता आर्टिकल 176 के तहत महाधिवक्ता के पद का वर्णन है। महाधिवक्ता के पद का वर्णन है। महाधिवक्ता के पद का वर्णन है जो किसी भी सदन में जो किसी भी सदन की कार्यवाही, लिखो, जो किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है हिस्सा ले सकता है किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, ऑब्लिक किसी समिति का सदस्य बनाए जाने पर, ऑब्लिक करके लिखना, किसी समिति का सदस्य बनाए जाने पर किसी समिति का सदस्य बनाए जाने पर उसमें भाग ले सकता है उसमें भाग ले सकता है भाग ले सकता है अपना विचार प्रकट कर सकता है भाग ले सकता है, ऑब्लिक अपना विचार प्रकट कर सकता है अपना विचार प्रकट कर सकता है, परंतु किसी भी स्थिति में मतदान नहीं कर सकता। अपना विचार प्रकट कर सकता है परंतु किसी भी स्थिति में मतदान नहीं कर सकता। क्यों भाई? सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, परंतु किसी भी स्थिति में मतदान नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? मंत्री के बारे में क्या है? मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकता है, मतदान कहाँ करेगा? जहाँ का वो मेंबर होगा। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अभी किससे हैं? विधान परिषद से हैं, विधानसभा में भाग लेंगे? लेंगे, लेकिन मतदान किया जाएगा तो भाग लेंगे? नहीं लेंगे। कहाँ जाएंगे? विधान परिषद। तो मंत्री के मामले में है कि किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान सिर्फ वही सदन में करेगा जहाँ का वो मेंबर होगा। याद रहेगा ये कि लिखवा दें? लिख ही लो, क्योंकि लिख लिख धराएगा कुछ नहीं आएगा। लिखिए इसमें, मंत्री मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार परंतु उसे मताधिकार का अधिकार परंतु उसे मताधिकार का अधिकार केवल उसी सदन में होगा जिसका वह सदस्य है। परंतु उसे मताधिकार का अधिकार केवल उसी सदन में होगा जिसका वह सदस्य है। परंतु उसे मताधिकार का अधिकार केवल उसी सदन में होगा जिसका वह सदस्य है, ठीक है, या सदस्य होगा। अब हेडिंग लाइन न्यायपालिका, नया टॉपिक है, जुडिशियरी, न्यायपालिका लगाइए। न्यायपालिका में एक डायग्राम बना दीजिए। यहाँ कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट, यहाँ कर लीजिए हाई कोर्ट, और यहाँ कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
इसको कर लीजिए उच्चतम स्तर, उच्चतम स्तर। इसको कर लीजिए मध्यवर्ती स्तर, और इसको कर लीजिए अधीनस्थ, अधीनस्थ स्तर या निम्न स्तर। उच्चतम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, अधीनस्थ स्तर, तो समझा देंगे, लिखिए ना। उच्चतम स्तर मतलब सबसे देश में नंबर 1, मध्यवर्ती मतलब सभी राज्यों में, और अधीनस्थ स्तर मतलब राज्यों के अधीन। हो गया। इसको डायग्राम पहले बना लीजिए। जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय सब एक ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। लिखिए हायर जुडिशियरी, उच्चतर न्यायपालिका किसे कहते हैं, पहले समझा देते हैं, प्रश्न आता है इसे। उच्चतर, उच्चतम नहीं, उच्चतर ऐसे लिखिए। उच्चतर न्यायपालिका इंग्लिश में हो जाएगा हायर जुडिशियरी। उच्चतर न्यायपालिका, हायर जुडिशियरी लिख के डैश दीजिए। बताइए किसे कहते हैं, कुछ आइडिया है? उच्चतम न्यायालय सुने हो ना? उच्चतम न्यायालय तो संघीय न्यायालय हो गया, उसका बात छोड़ दो। ये जो उच्चतर, उच्चतम नहीं, उच्चतर न्यायपालिका लिखो इसमें। देखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय तथा तथा उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट्स, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों मतलब सभी राज्यों में, कितना उच्च न्यायालय है अभी? 25। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को को सम्मिलित रूप से, को सम्मिलित रूप में, को सम्मिलित रूप में शामिल किया जाता है, को सम्मिलित रूप में शामिल किया जाता है। तथा तथा उच्च न्यायालयों तथा तथा उच्च न्यायालयों एवं तथा उच्च न्यायालयों एवं निम्नतर न्यायपालिका, लोअर जुडिशियरी, उच्च न्यायालयों तथा निम्नतम न्यायपालिका, निम्नतर ऐसे, निम्नतर, निम्नतर न्यायपालिका, लोअर जुडिशरी को 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 अधीनस्थ न्यायपालिका, को अधीनस्थ न्यायपालिका के साथ मिलाकर, अधीनस्थ न्यायपालिका को मिलाकर मिलाकर कानून का, कानून का निर्वचन होता है, निर्वचन होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? अब समझ में आ जाएगा। इसको बोला जाता है उच्चतम न्यायपालिका। क्या बोला जाता है? कभी कभी इसको कहते हैं, ठीक है, इसको और इसको प्लस कर दो, मतलब उच्चतम न्यायपालिका और हाई कोर्ट को प्लस कर दो तो इसको क्या बोला जाएगा? उच्चतर। क्या बोला जाएगा? उच्चतर न्यायपालिका। और यहां से लेकर इसको क्या कहा जाएगा? निम्नतर न्यायपालिका। समझ आ गया? तो टर्म पूछा हुआ था कि उच्चतर न्यायपालिका के अंतर्गत शामिल है केवल हाई कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल अधीनस्थ कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होता? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई, फिर सुप्रीम कोर्ट खाली बोल रहे हो। उच्चतर न्यायपालिका पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों होगा। अधीनस्थ न्यायपालिका पूछेगा तो हाई कोर्ट और निम्नतर मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब मिला के उसको बोलते हैं क्या? अधीनस्थ न्यायपालिका, जिसमें हाई कोर्ट का योगदान कम होता है लेकिन हाई कोर्ट सुपरविजन करता है। आगे लिखो, हेडिंग लगाओ, संघीय न्यायपालिका। हेडिंग लगाओ ये इसलिए समझा दिए हैं कि जनरली कोई किताब में मिलेगा नहीं ये चीज। इसमें क्या होगा, उच्चतर पूछेगा तुम समझते जाओ, जब भी उच्चतर पूछेगा तो समझना है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों। अगर उच्चतम पूछेगा खाली तो समझना है सुप्रीम कोर्ट। समझ आ रहा है?
उच्चतर न्यायपालिका जहां भी पेपर में आता है उच्चतर न्यायपालिका ने ये डिसीजन दिया, तो उच्चतर न्यायपालिका का मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोई मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया तो उसको बोलेंगे उच्चतर न्यायपालिका का यह मामला है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो मामला कैसा हो जाएगा, संघीय न्यायालय का हो जाएगा। लेकिन जनरली जो मामला होता है सब किस श्रेणी का होता है, उच्चतर न्यायपालिका का ही होता है, क्योंकि हाई कोर्ट से अधिकतम केस कहाँ आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। पता है ना चीज। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या जाएगा, मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने वाला मामला कौन सा है, केंद्र सूची से संबंधित विषयों का मामला, यही ना जाएगा। और क्या जाएगा, मौलिक अधिकार और केंद्र राज्यों का मामला, बस इतना ही जाता है, जिसको बोलते हैं संघीय न्यायपालिका। बाकी जितना जो राज्य के द्वारा, जब तुमको राज्य में तुमको फैसला नहीं मिला तो तुमको क्या लेना होगा, प्रमाण पत्र लेना होगा। कहाँ जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट अपील करोगे ना। तो हम लोग जो करते हैं, जो राज्य करता है, जनरली उच्चतर न्यायपालिका के प्रोसेस से गुजरता है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। संघीय न्यायपालिका में कोई अगर मामला डायरेक्ट चला गया तो काम वहां से बन जाएगा। लेकिन ऐसा प्रोविजन किया गया कि ग्रामीण स्तर से झगड़ा कुछ हुआ तो पहले यहाँ जाना है, यहाँ से न हुआ तो फिर यहाँ जाओ, यहाँ न हुआ तो फिर यहाँ जाओ। वहां तक पहुंचते पहुंचते, मान लो कि तुम्हारा उम्र 20 साल है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 80 साल के हो जाओगे। ठीक है। बाल बच्चा को बहुत बड़ा प्रमाण पत्र बड़का चूंकि मिलता है, वो भारत सरकार का स्तंभ लगा हुआ है कि तुम्हारे बाबा जो हैं वो क्या हो, मुक्त हो गए, उनको एक्विटल दे दिया गया। बाबा तब तक अगर टें बोल दिए तो देख भी नहीं पाएंगे कि हमको न्याय मिल गया। समझ में आ रहा है। इसीलिए कहानी बताया जाता है गाय वाला कि सुप्रीम कोर्ट का। समझ में आ रहा है। आगे लिखिए, संघीय न्यायपालिका में लिखिए, संघीय न्यायपालिका में पहला सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है पार्ट, उच्च उच्चतम न्यायालय। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसको तुम सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। पहला पॉइंट लिखो सर्वोच्च न्यायालय, ब्रैकेट में कर दो SC, सर्वोच्च न्यायालय ब्रैकेट में करो SC। पहला पॉइंट लिखना है सर्वोच्च न्यायालय, ब्रैकेट में करना है SC, कुछ विशेष नहीं बताया गया है। इसमें लिखिए, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के, जल्दी लिखना है, इसका प्रावधान, इसका प्रावधान, साइलेंट कर दीजिए, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग कितना है, ठीक है, भाग 5 में अध्याय 4, भाग 5 में अध्याय 4 के अंतर्गत, अध्याय 4 के अंतर्गत, भाग 5 में अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147, 124 टू 147, 140, 124 टू 147, 124 से 147 में प्रावधानित किया गया है, में प्रावधानित किया गया है, वर्णित किया गया है, बात एक ही है, में प्रावधानित किया गया है, वर्णित किया गया है। अब भाग 5 का कितना अध्याय है, कई बार पूछा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है भाग 5 के अध्याय 3 में, 2 में, 4 में, 5 में, ऐसे ऑप्शन एग्जाम में रहता है। अध्याय 4 में आर्टिकल तो याद रहेगा 124 से 147। आगे लिखे नेक्स्ट, देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, जो वर्ष 1937 में, जो वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय के रूप में, जो वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय के रूप में अंतिम अपीलीय न्यायालय के अंतर्गत, जो वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय के रूप में अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय, न्यायालय के साथ कार्यरत है, के साथ कार्यरत है, मतलब आजादी से पहले से ही काम कर रहा है, के साथ कार्यरत है। अब ये अंतिम अपीलीय न्यायालय, इसका अर्थ बताना है। सबसे लास्ट में हमको कहाँ जाना है, यहाँ। जब अंग्रेज थे तो सबसे लास्ट में कहाँ जाते थे हम लोग,
प्रिवी काउंसिल लंदन में। अंग्रेज के समय सबसे अंतिम कोर्ट था भारत से बाहर, वो था प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन। लेकिन जब आज़ादी मिली तो हम लोग का अंतिम न्यायालय कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 के डेवलेटिंग एक्ट द्वारा वर्ष 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया था। वो दो प्रकार का न्यायालय देखता था, दीवानी और फौजदारी। दीवानी के लिए मुंसिफ का भी कोर्ट था और फौजदारी के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की व्यवस्था थी, जहां ब्राह्मण और किसके काजी के द्वारा हिंदू और मुस्लिम धर्मों के आधार पर न्याय की व्यवस्था की गई थी। पढ़े होगे तुम लोग, हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना। तो वो व्यवस्था कब है? वो सुप्रीम कोर्ट अलग है। वो किसका सुप्रीम कोर्ट था? ब्रिटिश कंपनी का था। ये जो 37 वाला सुप्रीम कोर्ट है किसका है? ब्रिटिश सरकार का है, ध्यान रहेगा। तो ब्रिटिश सरकार जब चले जाएंगे कॉमनवेल्थ में, हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे, कहेंगे कि हम बनेंगे सदस्य, लेकिन कॉमनवेल्थ का मातृ देश हम नहीं रहेंगे। तो जब वो चला जाएगा तो भारत का अंतिम न्यायालय कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ की गई थी? दिल्ली में। दिल्ली में ही बनाया गया था शुरू से। तो ये पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को स्थापित कब किया गया? स्थापित कब किया गया? 1935 का अधिनियम द्वारा। लेकिन फंक्शनिंग कब से हुआ है? 1937 से। याद रहेगा ना? आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय संविधान से संबंधित भारतीय संविधान से संबंधित वह सभी वह सभी नीतियों वह सभी नीतियों कानूनों वह सभी नीतियों कानूनों तथा विषयों का सुनवाई किया जाता है तथा विषयों का सुनवाई किया जाता है जो उसके अधिकारिता क्षेत्र में होते हैं। सुनवाई किया जाता है जो उसके अधिकारिता क्षेत्र में होते हैं। जुडिक्शन फील्ड में जो होगा वो करेंगे। अधिकारिता क्षेत्र में होते हैं। अब आगे लिखिए। इसका गठन, अगला पॉइंट, इसका गठन मूल संविधान में इसका गठन मूल संविधान में आर्टिकल 124(1) इसका गठन मूल संविधान में आर्टिकल 124(1) मूल संविधान में आर्टिकल 124(1) के अनुसार किया गया है के अनुसार किया गया है के अनुसार किया गया है जिसमें जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जिसमें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी जिसे समय समय पर संसद के द्वारा जिसे समय समय पर संसद के द्वारा जिसे समय समय पर संसद के द्वारा संसद के द्वारा संसद के द्वारा संशोधन के माध्यम से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जिसे समय समय पर संसद के द्वारा संशोधन के माध्यम से बढ़ाया या घटाया जा सकता था बढ़ाया या घटाया जा सकता था। देखो, संसद के द्वारा संसद के द्वारा संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। संसद के द्वारा, इसी में लिखना है, संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में 7 से कम
परंतु किसी भी स्थिति में 7 से कम न्यायाधीशों की संख्या नहीं की जा सकती। परंतु किसी भी स्थिति में 7 से कम न्यायाधीशों की संख्या नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में 7 से कम न्यायाधीशों की संख्या नहीं की जा सकती। अब इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, मूल संविधान में कहा था कि सीजीआई होंगे और 7 अतिरिक्त न्यायाधीश होगा। तो जो मूल संविधान में लिखा गया है उसको हम लोग काट नहीं सकते हैं। तो प्रोविजन किया गया कि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा घटा जरूर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में 7 से कम न्यायाधीश तुम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि संविधानविदों ने स्पष्ट लिखा है कि 7 संविधान की, तो संविधान का जो मूल संविधान है उसमें जो वर्णित व्यवस्था है उसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार इनको नहीं है। मतलब अभी भी कितना कितना है विजय जी? अभी सीजीआई को मिला के कितना है? 33+1 है। एक सीजीआई है प्लस 33 है। तो 33 से तुम 30 32 कुछ भी कर सकते हो, 7 तक ला सकते हो घटा के, कोई दिक्कत नहीं है। या 33 से बढ़ा कर तुम कितना कर दो, 108 कर दो, 200 कर दो, दिक्कत नहीं है। लेकिन संसद 7 से कम नहीं कर पाएगी। 7 से अधिक जितना करना है करे। 33 है, घटा के उसको जरूरत पड़ेगा तो 28 भी कर देगा, घटा भी सकता है। लेकिन घटाएगा क्यों? जनरली बढ़ाता ही है। तो पहले 7 था, 7 से फिर कितना हुआ? 14 हुआ, 14 से करते करते 23 हुआ, 23 से ऐसे करके बढ़ते बढ़ते कितना हुआ है? 33 तक आ चुका है। अभी ऐसा लग रहा है कि जब ये परिसीमन होगा इसके बाद अब लगता है कि न्यायपालिका में भी सदस्यों की संख्या, मतलब हो सकता है कि न्यायाधीशों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। ठीक है। सबसे एक छुट्टी कहाँ है पता है तुम लोग को? न्यायपालिका में है। तुम देखना कोर्ट का छुट्टी देखोगे तो 365 दिन में लगभग 128 या 129 दिन ही कोर्ट चालू होता है। बाकी के न्यायाधीश लोग बैठ के मस्त सैलरी उठाते हैं और खाते हैं। यही कारण है कि कोर्ट पर इतना ज्यादा बोझ है। जो कोर्ट पर बोझ है उसका मेन कारण, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको करना होगा तो उनकी छुट्टी की संख्या क्या होगी? घटानी पड़ेगी। क्योंकि सारा जितना जो फंक्शन देख रहे हो तुम, पूरा सरकारी सिस्टम देखो, 365 दिन में मैक्सिमम सरकारी कर्मचारी कितना दिन काम करता है? 300 से कम दिन तो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कोर्ट कितना दिन करता है? 127 से 128। शीतकालीन सत्र में कोर्ट छुट्टी रहता है, 2 महीना कोर्ट बैठ के, कोर्ट बंद है, सारा काम हो रहा है। गर्मी आएगा छुट्टी हो जाएगा। शीतकालीन सत्र आएगा, उधर संसद छुट्टी पर, इधर कोर्ट छुट्टी पर। तो मामला कैसे नहीं बढ़ेगा? तो केस स्टडी में ये प्रश्न आता है कि वर्तमान संदर्भ में जो न्यायपालिका की पद्धति है उसमें क्या आप सुझाव देंगे जो त्वरित निर्णय का प्रावधान हो सके। तो हम तो यही सुझाव देंगे कि तुम सीट भले न बढ़ाओ, लेकिन संख्या जो छुट्टी का है उसको क्या करो? खत्म कर दो, उसको बढ़ा दो। 365 में 300 दिन करो। देखो तुम्हारा कितना मामला छूटेगा। क्योंकि मामला एक दिन में तो कोर्ट में कोई फाइनल होता नहीं है। अरे कोर्ट में तो इतना पिटीशन है कि एक छोटा सा मामला गया था तो 2400 पेज का खाली डिग्री लेके गया था। तो अब एक छोटा मामला है, किसी को एक थप्पड़ मार दोगे ना उसका भी 200 300 पेज का वहां लिखा कर पहुंच जाएगा। पोथा का पोथा कोर्ट का भी गए हो, विजिट करने गए होगे, तुम देखना कितना बिल्डिंग भरा होता है, खाली कबाड़ी भरा हुआ है। तो पूरा का पूरा बिल्डिंग, उसको तुम जला भी नहीं सकते हो क्योंकि साक्ष्य अधिनियम ही तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। अब कोई मामला अगर 1960 का कोई मामला है, किसी बाबा का मामला है या परपोता का मामला, झगड़ा हो गया जमीन का, तो फिर निकलवाना पड़ेगा नकल ना। तो कहाँ से निकलेगा? वही कोर्ट में, वो पुरनका बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। कुछ दान दक्षिण, लक्ष्मी जी का, गांधी जी का दर्शन करवाना पड़ता है, तब जाके वो खोजते हैं, बंडल निकालेंगे, बाबा का नाम पूछेंगे, लिस्ट निकालेंगे, तब निकलेगा एकदम दिक्का लगा हुआ पेपर। कहेंगे यही है क्या? तब बोलेगा हाँ यही है। ठीक। और जितना पुराना पेपर है उतना जल्दी निकाल देंगे वो। जितना नया पेपर है उतना अंदर रहता है, वो जितना पुराना पेपर है फाइल ऊपर रहता है। क्योंकि कोर्ट को ही पूरा भरोसा है कि हम लोग इतना एक्टिव है कि पुरनके सब अभी देखेंगे, नए का तो। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। न्यायाधीशों की कुल संख्या 34। मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ आपका। न्यायाधीशों की कुल संख्या 34, 34 है। 34 है। इससे पहले कितना था? 31 था। 30+1, अब कितना हो गया है? 34 हो गया। याद रहेगा? आगे लिखिए।
इनकी नियुक्ति, अगला पॉइंट में कर दीजिए, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 124 दो के द्वारा, इस सब आर्टिकल 1 2 सब रटना पड़ेगा, सेम पूछता है। आर्टिकल 124 दो के द्वारा, आर्टिकल 124 1 में प्रावधान है, आर्टिकल 124 दो के द्वारा राष्ट्रपति 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 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय जब बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट समझना है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर सहित अपने हस्ताक्षर सहित सहित अधिपत्र के माध्यम से करता है, अपने हस्ताक्षर सहित अधिपत्र के माध्यम से, हस्ताक्षर सहित अधिपत्र के माध्यम से करता है। हमें इतना समझाना पड़ेगा थोड़ा, अधिपत्र के माध्यम से करता है। देखो, जब भी कोई संवैधानिक पद पर किसी की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति दो काम करता है, हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित उनका हस्ताक्षर होता है, अशोक स्तंभ, वो साइन होता है, साइन के बाद एक प्रमाण पत्र होता है, तो साइन के साथ प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तब जाके वो वैलिड होगा। अगर खाली साइन करेंगे तो वैलिड नहीं होना है। तो ये जो मुहर मिलता है, जो अशोक स्तंभ का जो मुहर देखते हो, वो संवैधानिक मुहर किसके किसके पास होता है पता है तुम लोग? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सचिवालय के पास होता है, और इसका कलर भी अलग अलग है। जैसे राजदूत है तो उसके लिए नीला कलर, राष्ट्रपति के साथ ब्लू कलर, ब्लू नीला ही, एक और हरा कलर भी है, एक रेड कलर भी है। तो जो जो प्रोटोकॉल है मंत्री के लिए अलग कलर है। मतलब राष्ट्रपति के पास, अभी हम लोग के जानकारी का विषय नहीं है, प्रशासन का विषय है। तो जब ट्रेनिंग में जब बच्चा सब जाता है, जैसे यूपीएससी में लबासना में ट्रेनिंग में जाओगे, या तुम कहीं भी ट्रेनिंग में जाओगे, तो ये सब पढ़ाया जाता है कि कौन से कलर का, तभी तो तय होता है कि कौन गाड़ी जा रहा है, तो वो सब देख के बता देगा, नंबर प्लेट का कलर, ध्वज का कलर देख के बता देगा शासन से कि ये अधिकारी का गाड़ी है, ये एम्बेसडर का गाड़ी है, बता देता है वो लोग। तो वो उनको पढ़ना है, हम लोग को नहीं पढ़ना है। आगे लिखे, नेक्स्ट लिखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। यहाँ परामर्श शब्द में यहाँ परामर्श शब्द में यहाँ परामर्श शब्द में केवल एक व्यक्ति शामिल नहीं है। यहाँ परामर्श शब्द में केवल एक व्यक्ति शामिल नहीं है, एक व्यक्ति शामिल नहीं है, बल्कि अन्य न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाता है। बल्कि अन्य का अनेक कर दो, अनेक न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाता है, अनेक न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाता है। जरूरी नहीं कि खाली सीजेआई से मांगे, सीजेआई के साथ जो अन्य न्यायाधीश जो उसका है ना, वरिष्ठतम 4 गो, उससे भी मांग सकता है राष्ट्रपति। तो ऐसा नहीं है कि खाली परामर्श का मतलब सिर्फ सीजेआई, नहीं, सीजेआई या उसका कोर कमेटी, इसको अगर मन करेगा राष्ट्रपति को तो हाईकोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश को, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को ही बुला सकता है। उसको लगेगा कि कानून का ज्यादा जानकार हमको वो लग रहा है, तो उसको बुला लेगा, भले सीजेआई से मांगे ना मांगे, लेकिन टीम में उसको शामिल किया करना पड़ेगा। इसलिए लिखो, आगे लिखे, नेक्स्ट लिखिए, लिखिए। हाँ, क्या हुआ? आगे लिखिए, न्यायमूर्तियों की नियुक्ति में, अगला पॉइंट, मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति में, मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति में
सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल मु- मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेजियम, ब्रैकेट में कर दो कोलेजियम के मंडल, ब्रैकेट में कर दो कोलेजियम, कोलेजियम से परामर्श करके, कोलेजियम से परामर्श करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजा जाता है, से परामर्श करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजा जाता है। और इस पद्धति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इस पद्धति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जो वरिष्ठता के सिद्धांत को पालन करके, जो वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है, ऐसे लिख दो, जो वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसका तो केस स्टडी बहुत है, लेकिन चलो, वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है, वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो, यहाँ पर हुआ मामला कि इंदिरा गांधी सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत को तोड़ दिया था, क्योंकि एक सीजीआई थे, तो सीजीआई के बाद होता है कि अभी कौन सीजीआई बना है, गवई बने हैं ना, तो गवई जी वरिष्ठतम न्यायाधीश है। तो जो पिछला जो सीजीआई है कौन थे, रा- स- तो संजीव खन्ना क्या करेंगे, अपने बाद जो वरिष्ठतम पद है उसको क्या बोलेंगे, सीजीआई के लिए क्या करेंगे, सिफारिश कर देंगे। इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि वरिष्ठतम पद को घटाकर तीसरे या चौथे नंबर के न्यायाधीश को क्या किया था, सीजीआई बना दिया था। तो बहुत बवाल हुआ। तो इसमें हुआ कि ऐसा क्यों होगा, तो इंदिरा गांधी बोली कि प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए हम इसका नियुक्ति किए हैं, सरकार ने कहा। जिसकी वास्तविक स्थिति ये था कि जो चौथा नंबर के न्यायाधीश थे वो क्या किए थे, इंदिरा गांधी की बहुत मदद किए थे, किसमें, आपातकाल में। एक भी और ध्यान रखिए, चुनाव आयोग में इसी प्रकार हुआ था। जो मुख्य निर्वाचन आयोग का चुनाव होना था, तो जब मीटिंग बैठा हुआ था तो एक न्यायाधीश उठ के चले गए थे कहाँ, बाथरूम में मोबाइल लेते हुए। जबकि नियम ये होता है कि जब मीटिंग चल रहा है तो उसमें से कोई भी मेंबर उठ के कहीं नहीं जा सकता है। तो वो बाथरूम में गए, अब बाथरूम से आए, तब तक सरकार घोषणा कर दी कि जो बाथरूम में गए थे वही क्या बने हैं, मुख्य सीईओ बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। सबको बहुत अवाक रहा कि अभी तो हम फैसला लिए ही नहीं थे कौन बनेगा, ततारी गया तो उनका बात किससे हो गया था, सरकार से। तो ऐसा नहीं है कि सिद्धांत है, वही बताया कि गांधी जी के सामने मूर्ति लगा हुआ है, बोलना है सदा सत्य बोलो, और नीचे एकदम झूठ चल रहा है। तो ये सिद्धांत कई बार टूटा हुआ है। तो जरूरी नहीं, इसीलिए कहा जा रहा था जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था 99 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, कॉलेजियम सिस्टम को भंग करने के लिए, कि कॉलेजियम में उसी की नियुक्ति होती है जो क्या चाहता है, वहाँ का न्यायाधीश चाहता है। तो आज तुम सुप्रीम कोर्ट का डेटा उठाओ, हम नहीं बता रहे हैं, अब तुम डेटा उठाओ और देखो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा जिसका दादा नाना परनाना ये सब कोर्ट में न था। उसी का सारा वंशज आज भी है। अप्रोक्स 10% हुआ है, नियुक्ति हुआ है, 10% चुना के गया होगा, लेकिन सब छोटा पद पर है। सब कोई डिस्ट्रिक्ट जज बना हुआ है, कोई ये बना हुआ है, कोई सिविल कोर्ट में काम कर रहा है, छोटा पद पे है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुम एक भी किसी का नाम बता दो जिसने, जो मतलब गुण के आधार पर, मेरिट के आधार पर गया, नहीं, सब गया है किस पर, नेपोटिज्म के आधार पर। तो सरकार इसलिए नहीं थी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग लगाएंगे तो एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी होता है ना, वैसे ही उसका एग्जाम होगा। एग्जाम में जो पास करेगा तो टैलेंटेड व्यक्ति क्या पहुंचेगा, सीजीआई बनेगा। लेकिन इसमें सीजीआई का पावर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो क्या कर दिया, कैंसिल मार दिया। अब देखो आगे क्या होता है, चूंकि अभी तो वक्फ बोर्ड का भी लग रहा है कि काम तमाम कर दिया, ये कैंसिल मार ही देगा। तो फिर से इसको लाना पड़ेगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो सीजीआई का जो काम है या सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है वहां पर अधिक, इसीलिए जो गलत बयान नहीं दिया है, जनविक जो धनगर जी दिए हैं बयान, उस बयान को मैं सही मानता हूँ। क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है, वक्फ बोर्ड का संशोधन आवश्यक है, समय की मांग है।
तो जो चीज प्रोग्रेसिव है उसमें क्या कर रहा है, जाकर टांग अड़ा दे रहा है कि नहीं नहीं होने देंगे। और इसलिए अड़ाया जा रहा है कि हम क्या है, हमारे पास क्या है, केशवानंद भारती वाद है। तो हम क्या करेंगे मूल ढांचा में, तो मूल ढांचा में तो ये शामिल नहीं है, तो क्यों कैंसिल। तो मूल ढांचा में क्या है, मूल ढांचा क्या है कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो कह देगा सुप्रीम कोर्ट की ये जो हम दिए हैं फैसला ये मूल ढांचे को इफेक्ट कर रहा था। कह देगा इससे क्या हो सकता है, देश में दंगा हो सकता था। तो देश में दंगा होगा मतलब क्या होगा, अव्यवस्था फैलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको कैंसिल कर दिया। सरकार कुछ नहीं बोल पाएगी, ध्यान रखना। अब देखो आगे क्या होता है, आगे लिखे नेक्स्ट। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति सब छोड़ देते हैं, क्योंकि कैंसिल कर दिया तो लिखवा के क्या करेंगे, लिखिए। आर्टिकल 124(3) कर दिए, 2 लिखवाए थे ना, अब लिखिए आर्टिकल 124(3) कर दीजिए। आर्टिकल 124(3) के तहत, आर्टिकल 124(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अहर्ताएं दी गई है। आर्टिकल 124(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अहर्ताएं दी गई है, क्वालिफिकेशन, अहर्ताएं दी गई हैं, अहर्ताएं दी गई हैं। इसके अनुसार, इसके अनुसार वही व्यक्ति, इसके अनुसार वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकते हैं। इसके अनुसार वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकते हैं जो, वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकते हैं जो, पहला पॉइंट, भारत का नागरिक हो। इसके अनुसार वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकते हैं जो, पहला पॉइंट, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में, किसी उच्च न्यायालय में या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में, अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी उच्च न्यायालय में या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार, उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। लगातार, इस सब को रट जाना, क्वेश्चन यहां से आता है। लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट, किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में, किसी उच्च न्यायालय में, अगला पॉइंट लिखवा रहे हैं, किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में, दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। अगला पॉइंट, तक अधिवक्ता रहा हो, वकील के पद पर हो, अच्छा वकील हो। ठीक है, वकील, अधिवक्ता में, वकील में, लॉयर में, सब में बहुत अंतर है। एक टर्म खाली हम लोग एक साथ यूज कर देते हैं, सब में अंतर है। ठीक है, सब का अंतर क्या है, डिग्री के अनुसार है। कानूनी डिग्री में बहुत सारा अंतर। अधिवक्ता किसको कहते हैं पता है, वकील तो टर्म है सीधे, वकील वकील साहब हम लोग बोलते हैं। जैसे एक पद था वकील ए दर, किसके समय था, शेरशाह के समय। तो वकील ए दर का मतलब होता है कि राज्य के प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक देखता था, वो न्याय देखता था। प्रशासन में कोई गलती हुआ, अधिकारी कोई गलती करेगा तो उसको न्याय देगा वो, वकील ए दर का काम था। तो वकील शब्द हमने न्याय से जुड़ा हुआ वहां से उठा लिया, वकील वकील, वकील नामक कोई शब्द ही नहीं है। लॉयर है, एडवोकेट है, ये सब शब्द है। एडवोकेट का मतलब है सीधा कि जिसको वहां पर डिग्री मिला हो, किसका, न्यायपालिका का। एक वहां पर बोर्ड होता है, न्यायपालिका बोर्ड है, जो डिग्री प्रदान करती है। तो डिग्री ऐसे नहीं मिलता है, 5 एग्जाम फेस करना होता है। एग्जाम पास करोगे तब जाके उसका मुहर लगा हुआ डिग्री मिलेगा, वो बोलते हैं एडवोकेट बना। जो लॉयर है वो प्रैक्टिस कर सकता है, हर लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता, यही सब सिलोलिज्म है। ठीक है,
तो अधिवक्ता का मतलब होगा कि सीधा हुआ कि किसी प्रतिष्ठित उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक तो प्रैक्टिस किया हो। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ हो कि बहुत सारा मामला वो देखा हो, उसके पास जानकारी हो। 10 वर्ष तक कोई वकील एडवोकेट रहेगा, इसका मतलब क्या है, बहुत सारा केस देखा होगा, तो ज्ञानी हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति की नजर में, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति की नजर में या राय में, राष्ट्रपति की नजर में ऑब्लिक राय में, राष्ट्रपति की नजर में ऑब्लिक राय में पारंगत विधिवेता हो, पारंगत विधिवेता, पारंगत विधिवेता हो, पारंगत विधिवेता हो। कितना ऐसा वकील रहा, मतलब एडवोकेट रहे, जिन्होंने क्या किया, जो जानबूझ के जज नहीं बने, क्योंकि जितना पैसा उनको एडवोकेट पढ़ने पर मिल रहा था उतना जज को नहीं मिलता है। जज साहब उसके कमाई का 1/10 कमाते हैं, बस इतने जान जाओ। तो इनको भारत सरकार कहते रह गया, राष्ट्रपति कहते रह गया कि आप बहुत ही इलिजिबल लग रहे हैं, बन जाइए। अब तो नहीं रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसा, वही नहीं थे। एक और जो तो लालू यादव की सरकार में उनको सांसद बना दिया गया था राज्यसभा, क्या नाम था उनका, राम जेठमलानी का नाम सुने हो ना। तो ये लोग भी थे, तो ये लोग, नहीं नहीं, राम जेठमलानी चले गए। लालू यादव के केस में बड़ी करा दिए, तो लालू यादव क्या भेज दिया, उनको सांसद बना दिया, वो खुद के सांसद बन गए। चलो, कोई अंतिम समय में सांसदों बन जाते हैं। उन पर सबसे उस वक्त के सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं वो। उनके पास सुभाष कश्यप थे, बहुत लोग था। तो ये लोग जानबूझ के कभी जज का पद नहीं लिया। सुभाष कश्यप संविधानविद जो है, तो संविधानविद ऑलरेडी है ना। तो ऐसे कई ऐसे थे जो एडवोकेट थे और चाहते तो जज बन जाते, लेकिन नहीं बने। पता है क्यों? क्योंकि वो इनसे कहीं, हाँ, 1 साल में जितना वो कमाएंगे वो 1 महीना में पीट देता था। तो अभी मेरा एक दोस्त है निशांत, वो सीएलसी से किया है और भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसको हम बोले, अरे तो तुम जज के लिए थी करो, 10 साल जज हो जाओगे। तो जज बनने में कुछ थोड़े फायदा है, का है? तो बोला हाँ, जुडिशरी के एग्जाम छोटा पोस्ट के लिए है, सिविल कट कोर्ट के लिए, इस सब के लिए है। जुडिशरी के एग्जाम में हाई लेवल पर थोड़ी जा पाते हैं। वहां कोई, यहाँ से संघर्ष करते करते वहां जाओगे। हाँ, यहाँ पर 10 साल प्रैक्टिस करोगे तब फिर तुमको जज बनाएगा, फिर धीरे धीरे करते करते बढ़ोगे। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर 24 साल में तुम एग्जाम तुम निकाल लिए, तो आशा करते हैं कि रिटायर से 2-3 साल पहले तक कुछ जज बन जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पद्धति है, और वहां पर पद्धति अलग है। वहां पर है कि एक बार बन गए तो जीवन भर के लिए फिर सोचना नहीं है। ठीक है, आगे लिखो, क्या इस सब चक्कर में पड़ेंगे। लिखना तो पड़ेगा, 5 मिनट और लिखवा दे, लिख लिए 5 मिनट, कहीं जाना है, एसेंशियल वर्क है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आगे लिखिए। तो कल पहले कर सकते हैं, बाद तो कर नहीं सकता। ठीक, मतलब वहां से भूखे चल आना है ना। उठना है घर से, बस चलते हुए चले आना। ना ठीक है, सुबह होगा तो और फायदा ही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात आप ऑफिस से कीजिएगा, हम तो आ जाएंगे, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, हेडिंग लगाइए, न्यायाधीशों का शपथ। शपथ लगाइए, शपथ दिलवा देते हैं, शपथ दिलवा के तब आपको भी शपथ दिलवा देंगे। लिखिए शपथ, शपथ लिखिए। हाँ, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायाधीश बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, अहर्ता क्या है, तो बता दोगे? एग्जाम में प्रश्न आता है, नहीं आता है तो पीवाई क्यू पलटो, देखो प्रश्न है या नहीं है। यहाँ से प्रश्न सीधे आता है डायरेक्ट, कि कभी भी किसी कोई भी न्यायाधीश बन सकता है अगर उसने ये चारों ऑप्शन में से एगो गलती कर देगा। ठीक है, तो याद रखना है। शपथ में लिखिए। अच्छा, शपथ, शपथ है 6 में। 123 कितना तक लिखवा दिए? 1 2 3 लिखवाए हैं ना। 123 4 लिखिए, क्रम में लिखवाते याद रहेगा। सॉरी, 124, 124 4 लिखिए। शपथ बाद में करवाएंगे, क्रम में ही लिखवा देते हैं। आर्टिकल, अगला पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 124 4 के तहत, आर्टिकल 124 4 के तहत न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया है।
न्यायाधीशों की हटाई जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसका? हो, बस हो गया, पूर्ण विराम। लिखिएगा, आर्टिकल 124 124 4 के तहत न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। आगे लिखिए, इसी में लिखने चलता है, लिखना। लिखिएगा, इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, एकदम अंडरलाइन करके लिख लो, इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? सिर्फ राष्ट्रपति। उसके बाद महाभियोग नामक टर्म कहीं भी इम्पीचमेंट नामक शब्द नहीं है, ध्यान रखना है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ सिर्फ राज्यपाल पर महाभियोग होता कहाँ है? तो सीधे ट्रांसफर। राज्यपाल का मतलब है क्या हुआ? ए राज्य से वो राज्य, राज्य को पालने वाला व्यक्ति। तो राज्य का पालने वाला व्यक्ति कितना राज्य है? 28 राज्य, घूमते रहता है। राज्यपाल का हमने नहीं देखा है कि कोई राज्यपाल 5 साल तक कहीं टर्म पूरा किया हो, कभी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति ही करता है ना, उसका स्थानांतरण राष्ट्रपति करेंगे, करते ही। राज्यपाल का कोई एक राज्यपाल बताओ हमको जो 5 साल तक अपना टर्म किसी राज्य में पूरा किया हो, मान ही नहीं सकते हैं। 2 साल में ट्रांसफर, 2 से 3 राज्यपाल का मतलब है घूमते रहना है। आज गुवाहाटी हैं तो कल हो सके पटना आ जाए, परसों झारखंड में चल रांची चल जाएंगे, अगला बार देखो तो सीधे उनको केरल के तिरुवनंतपुरम में बैठे हुए तुमको मिलेंगे। तो उनका घूमना फिरना, राज्यपाल बनना तो सबसे अच्छा है। उपराष्ट्रपति से अधिक वेतन, उपराष्ट्रपति से अधिक वेतन, अधिक सुविधा को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। उपराष्ट्रपति मात्र एक होते हैं, राज्यपाल कितने होते हैं? 25। 25, अरे कभी कभी 2 राज्य का मिला के किया जाता है ना, तो कम से कम 24-25 राज्यपाल है। तो सोचो कि भारत के जो वेतन पद्धति है ये कैसा संविधानविद रहा था। ये सोचा नहीं कि राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को वेतन कम मिलेगा और राज्यपाल की संख्या अधिक होगी, इसका वेतन भत्ता सब अधिक मिलेगा। कोई व्यक्ति राज्यपाल क्या बनता है? सीधे राष्ट्रपति बनता है। कभी देखो राज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा, और कोई बन सकता है क्या? ये नहीं बन सकता है। तो राज्यपाल का वेतन भत्ता जब पढ़ाएंगे आश्चर्य करोगे। तो राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का पूरा वेतन भत्ता निकाल के देखना नेट पर, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, सीधे देखिए कि उपराष्ट्रपति खाली नाम भर के हैं, उनको सदन है, सदन के सभापति है, उसके रूप में उनको वेतन भत्ता मिलता है। उससे ज्यादा कहीं सुविधा ये लोग उठाता है, क्योंकि भ्रमण करता है तो उसका टीए बहुत है। जो ट्रैवल अलाउंस है वो सबसे अधिक किसके पास है? राज्यपाल के पास है। टीए डीए सब खूब बढ़ा बढ़ा के है। उपराष्ट्रपति कहाँ चल जाएंगे? ये भवन से निकल के वो भवन, ठीक है, वो भवन से निकल के ये भवन, राज्यसभा में बैठेंगे फिर अपने घरे जाएंगे। इसके आगे कहाँ जा सकते हैं वो? कहीं कहीं विदेश दौरा होगा तो जाएंगे। उपराज्यपाल तो भ्रमण करते रहता है। आगे लिखो नेक्स्ट। आर्टिकल 125 124, 4 हो गया ना, 5 करो। आर्टिकल 124 5, आर्टिकल 124 5 डैश दे के लिखो, इसके तहत संसद के द्वारा विधि बनाकर, इसके तहत संसद के द्वारा विधि बनाकर, संसद के द्वारा विधि बनाकर न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया उपबंधित है। इसके तहत संसद के द्वारा विधि बनाकर न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया उपबंधित है। इसके तहत संसद के द्वारा विधि बनाकर न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया उल्लेखित है या उपबंधित है, बात एक ही हुआ, उपबंधित है। अगला आर्टिकल लिखो 124 6, आर्टिकल 124 6 क्रम में लिखवा देंगे तो याद रहेगा। आर्टिकल 124 6 लिखो। लिखो, इसमें न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान है। इसमें न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान है। हम सब पूछेंगे, याद रखना। 124 को 1 2 3 4 सब रटना है, एग्जाम में आता है डायरेक्ट। इसमें न्यायाधीशों के शपथ का प्रावधान है, लिखिएगा। इसके अंतर्गत, सब इसी में लिखने चलना है अभी। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने नहीं, नियुक्त होने हेतु करो। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु
नियुक्त होने हेतु सबसे पहले उसे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उसे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष सबसे पहले उसे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त या उनके द्वारा नियुक्त या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होगा शपथ लेना होगा शपथ लेना होगा। और शपथ क्या लेगा? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, यही सब लेगा। शपथ का फॉर्मेट तुमसे नहीं पूछा जाएगा, याद रखना। खत्म हो गया। अब 124 आर्टिकल में 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 6 हो गया ना, इससे ज्यादा नहीं, 6 तक ही है। अब करना है हमको 125, तो कल करवाएंगे। हेडिंग लिख दो, हेडिंग में लिखो राष्ट्र न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ऐसे लिखो। हेडिंग लगाइए न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेज, वेतन एवं भत्ते। अब आर्टिकल 125 1 2 3 जो है इसको करवा देंगे कल। न्यायाधीश सबको रिटायर भी करवा देंगे, सब कुछ करवा के न्यायाधीश खत्म भी करवा देंगे, ठीक है। न्यायाधीश संबंधी प्रावधान कल भी जारी रहेगा। इस बीच में सोमवार को आपका सेक्शनल टेस्ट है, पहले ही बता रहे हैं। दूसरा, सोमवार को सेक्शनल टेस्ट है। सोमवार को ना होगा तो मंगलवार को फिक्स हो जाएगा, लेकिन सेक्शनल टेस्ट अगले वीक में, ठीक है। अगले वीक में टेंटेटिव है सेक्शनल टेस्ट। दूसरा, आपका जो टर्मिनोलॉजी है जो संसद से संबंधित है और राज्य विधानमंडल से संबंधित है, उसको फॉर्मेट के साथ क्रम में मैं लिखवा के ला रहा हूँ। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो है 1773 के रेगुलेटिंग से लेकर 73 के रेगुलेटिंग से लेके और 1947 के भारत शासन अधिनियम तक, उसको भी एक साथ, स्वतंत्रता अधिनियम तक, उसको भी एक साथ फॉर्मेट में लेकर हम आ रहे हैं। वहां समझा के एक दिन में वो भी क्लास समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। फिजिक्स का क्लास है ना आज, ठीक है। अगले क्लास में वेट कीजिए।